हाय एवरीवन, दिस इज सी मेघा सिंगर। तो आज हम यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट की आपकी जो यूनिट फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन विच ऑर्डर? एक सेकेंड। इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन विच ऑर्डर। हम अकाउंटिंग में जब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं? अल्फ़ाबेटिकल, क्रोनोलॉजिकल, रैंडम या नन ऑफ दीज? कैसे करते हैं हम? अल्फ़ाबेट वाइज करते हैं या क्रोनोलॉजिकल या फिर रैंडम? कोई सा कभी भी नहीं। तो ना ही अल्फ़ाबेटिकल होता है, ये कोई अटेंडेंस रजिस्टर थोड़ी है, ना ही रैंडम होता है। दिस इज़ ओनली क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजी के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं हम उनको रिकॉर्ड करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद। बुक कीपिंग किस लिए करते हैं हम? सो इट इज़ वेरी सिंपल। बुक कीपिंग का सिंपल सा पर्पस होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ वैसे ही हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, तभी की तभी। उसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं। उसमें हमें और कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन जैसी होगा आप वैसी की वैसी उसको रिकॉर्ड करते हो। सो दिस इज़ व्हाट। बजटिंग नहीं है, डिसीजन मेकिंग, ऑडिटिंग कुछ नहीं है। सिंपली आपको फोर्थ ऑप्शन में क्लियरली दे रखा है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, लेन देनों का अभिलेखन। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? तो ये बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन है मैं कहूँगी, क्योंकि आप जैसे ही 11th क्लास में आते हैं सबसे पहले यही पढ़ते हैं। सो इट इज़ ल्यूका पिसोली। ल्यूका पिसोली थे जिन्होंने क्या करा है, आपका डबल एंट्री सिस्टम इन्वेंट करा था, और उनको बोला जाता है फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an asset account is debited its normal balance is। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि एक कोई एसेट है, तो एसेट का पहले बताओ कि बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? ऑब्वियसली एसेट का अकाउंट क्या होता है, बैलेंस डेबिट होता है। तो अगर उसमें हम कुछ डेबिट करेंगे और कुछ भी डेबिट करेंगे तो उसका बैलेंस क्या होगा, उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सो इट्स वेरी सिंपल, इट इज़ डेबिट ओनली। अगर पहले से ही डेबिट है और हम उसमें कुछ डेबिट कर देंगे तो उसका बैलेंस डेबिट ही होगा। अगला सवाल, कैश बुक इज़ व्हाट टाइप ऑफ बुक? देखो दो टाइप्स की बुक आपने पढ़ी हैं। सबसे पहले होती है प्राइमरी, जिसमें क्या आती है आपकी जर्नल। उसके बाद आप क्या करते हो, जर्नल के बाद लेजर्स रिकॉर्ड करते हो। एंड देन आपको पता है कि आपका टीबी बनता है, मतलब ट्रायल बैलेंस। देन आपके फिनेंशियल्स बनते हैं, फिनेंशियल्स। तो फिनेंशियल्स में क्या आते हैं आपके, एक होती है बैलेंस शीट, एक होता है पीएनएल। तो आपके पेपर में ये जैसे ये फ्लो है तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। एग्ज़ाम में ये फ्लो में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको पता है कि जो आपकी प्राइमरी बुक्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 6 होती हैं। उसमें कैश बुक आती है, बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो आपकी कैश बुक क्या है, पहली बात वो जर्नल भी है और एक लेज़र भी है, कि उसमें जो प्राइमरी जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन्स होंगे आप सब कुछ क्या करोगे, कैश बुक में जाके रिकॉर्ड कर दोगे। तो वो जर्नल है। जर्नल किस लिए है, क्योंकि जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुआ आप सबसे पहले उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसलिए वो एक जर्नल है, क्योंकि जर्नल में सबसे पहले एंट्री होती है। और वो लेज़र इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा वो हमेशा टी फॉर्मेट में प्रिपेयर करा जाता है। उसका दो साइड बैलेंस होता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। यहाँ पे उसके अमाउंट्स आती हैं कि लाइक टी फॉर्मेट में बन रहा है, यहाँ पे सारी अमाउंट्स आएंगी, फिर आप बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड भी करते हैं, इसलिए ये जर्नल और लेजर बोथ है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक? आप परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, एसेट की परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज या फिर सर्विस की परचेज? देखो इसमें आपको पता ही है कि परचेज बुक है तो आप ऑब्वियसली परचेज को रिकॉर्ड करेंगे।
अब इसमें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी वो इसमें से होगी कि क्रेडिट परचेज या कैश परचेज, क्योंकि प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि दोनों होने चाहिए, पर नहीं। देखो ध्यान से सुनना कि जो कैश परचेज हैं उसमें तो आपको कैश आपने दे दिया हाथ की हाथ, तो वो तो आपकी कैश बुक का पार्ट हो गया ना। तो जब कैश बुक में आ गया तो उसके बाद दो बार थोड़ी रिकॉर्ड करोगे। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि परचेज बुक में हम वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हमने क्रेडिट परचेज करी है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज सारी की सारी क्रेडिट परचेज कहाँ आती हैं आपकी परचेज बुक में। परचेज ऑफ एसेट्स को आप इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, परचेज ऑफ एसेट्स को हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर इज नोन एज विच बुक ऑफ बिजनेस। लेजर को जो बही खाता खाता बही होता है आपका, उसको कौन सी पुस्तक कहा जाता है, उसको कौन सी बुक कहा जाता है। इट इज सब्सिडियरी बुक, मेमोरेंडम बुक, प्रिंसिपल बुक या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बताइए। सो इसका सही जवाब है प्रिंसिपल बुक्स, या फिर अंतिम पुस्तक या मुख्य पुस्तक ये बोला जाता है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज आपकी होती हैं जर्नल, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। प्रिंसिपल बुक क्या है, मतलब मुख्य बुक सबसे मेन होती हैं, क्योंकि लेजर्स में ही हर एक इंसान का जो भी बैलेंस है पार्टी वाइज आपको पता चलता है कि इसका कितना बैलेंस चल रहा है, इसका क्या है क्या नहीं है। सो ये सब चीज़ें हमें लेजर्स देख के ही पता चलती हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ, ट्रायल बैलेंस किसकी समरी होता है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स की, या फिर सारे लेजर्स का बैलेंस, या सिर्फ रिवेन्यू अकाउंट या लाइबिलिटी अकाउंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको पता ही है कि जितने भी मैंने बताया था, सबसे पहले आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, फिर लेजर्स, फिर टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस। तो आपके जितने भी लेज़र्स हैं, आपने जितने भी लेज़र्स बनाए उन सब का बैलेंस आप क्या करते हो टीबी में लेके जाते हो। टीबी में आप हर चीज़ का बैलेंस रिकॉर्ड करते हो, चाहे वो डेबिट हो, डेबिट वाला डेबिट साइड, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड, ऐसे करके आप सारे अकाउंट सारे लेज़र्स का बैलेंस रिकॉर्ड करोगे। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स जनरली लास्ट फॉर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो कहाँ तक होता है, कितने टाइम के लिए रहता है। सो ऑब्वियसली हमें पता है कि दो टाइप के आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होते हैं रिवेन्यू नेचर के और एक होते हैं कैपिटल नेचर के। सो रिवेन्यू नेचर के बेनिफिट्स कौन से हुए, जो लाइक वो ड्यूरिंग द ईयर ही रहते हैं, ड्यूरिंग द ईयर के लिए, और वी कैन से एक अकाउंटिंग ईयर के लिए, अकाउंटिंग साइकिल भी कह सकते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी कह सकते हैं। कैपिटल जो मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं, या फिर उनका बेनिफिट कैसा होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सो ये होते हैं आपके रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इसमें से क्या होगा परमानेंट, देखो परमानेंट तो कुछ भी नहीं होता, तो ये तो है ही नहीं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नेवर, कभी भी कब तक भी नहीं रहता, 7 ईयर्स, ये तो कोई डेफिनेशन ही नहीं हुई। सो क्लियर कट है 1 अकाउंटिंग ईयर। कई बार ऐसा होता है आपको आंसर ना भी आए, ऑप्शंस को देख लो, हटाते जाओ जो गलत लग रहे हैं, फिर एक उस पर आके आपको सही मिल ही जाएगा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कैपिटल रिसीट का उदाहरण बताना है। तो जैसे कि अभी हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्कस करा था, यहाँ पे अब हमें कैपिटल रिसीट को डिस्कस करना है। तो क्या होता है, लोन टेकन, सेल्स रिवेन्यू, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। देखो ये देख के ही अगर आपने थोड़ी भी अकाउंट्स पढ़ी है तो क्लियर हो रहा होगा कि ये जो तीनों रिसीट्स हैं वो कैपिटल नेचर की हैं। वो हर साल आप लेते हो, हर साल फिर से अगले साल फिर से आ जाएंगे ये सब। पर लोन क्या आप ऐसे करते हो, इस साल लिया फिर पे कर दिया, फिर अगले साल फिर से लोन लिया फिर पे कर दिया, ऐसे नहीं होता। जब आप एक बार लोन लेते हो तो वो कई सालों का काम हो जाता है, कि फॉर एग्जांपल आपकी 3 साल की किस्तें बनी या 5 साल की, 10 साल की, वो डिपेंड करता है कि आपके लोन का टेन्योर कितना है और कितना बड़ा लोन है, किस हिसाब से आप उसकी EMIs पे करना चाहते हो, वो कम्प्लीटली इस पर डिपेंड करता है। सो फर्स्ट 10th का ए इज़ द करेक्ट आंसर, लोन टेकन। अगला सवाल, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन विच टाइप ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन कौन से एसेट्स पे चार्ज करते हैं हम। सो इट इज़ वेरी क्लियर, जो भी आपके क्या होते हैं फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल
एक होते हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल कौन से होते हैं? जिनको हम छू सकते हैं, वी कैन टच देम, और हम उन्हें देख सकते हैं। पर इंटेंजिबल क्या है? हम उसको देख नहीं सकते हैं, हम उसको छू नहीं सकते हैं, बस उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल। तो अब इनका जब इनको वो करा जाता है, इनकी जो वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, और इसकी जो वैल्यू कम होती है इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? जो आपके टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो करंट एसेट तो होता ही नहीं है, कैश पे नहीं होता। इंटेंजिबल लाइबिलिटीज क्या ही बोल रहे हैं, तो इतनी बकवास। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन इज। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? आप सबको पता है बहुत अच्छे से कि जब हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं किसी कंपनी की, तो दो साइड्स होती हैं। दिस इज लाइबिलिटी साइड एंड दिस इज एसेट साइड। तो आपको पता है, बचपन से आपने पढ़ा है कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़। पर हमें एक चीज़ और पता है कि लाइबिलिटी साइड में दो चीज़ें होती हैं। एक तो टोटल लाइबिलिटीज़ होती हैं आपकी, प्लस आपका क्या होता है? कैपिटल होता है। ठीक है? तो एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अब देखो कौन सा आंसर है। इस ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके कई सारे क्वेश्चंस पूछ लेगा इधर उधर से घुमा के भी। लाइक इसमें तो मैंने सिंपली बता दिया कि ये क्वेश्चन है, ये है, ये है। पर वो घुमा के भी पूछ सकता है कि लाइक कैपिटल इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो आपको इक्वेशन अगर याद होगी तो आप इधर उधर करके वो निकाल ही लोगे। तो इसका आंसर देखो, लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट प्लस कैपिटल नहीं, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, बी। अगला सवाल, ड्राइंग्स से पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूंजी मतलब आपका जो कैपिटल है। जब आप उसमें से पैसा विड्रॉ करते हो, जब हम कोई अमाउंट या कैश विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। और ड्राइंग से क्या होता है? आपकी कैपिटल कम होती है, मतलब कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ड्राइंग्स को आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। तो ये क्या कह रहा है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैपिटल डिक्रीजेस, लाइबिलिटी इंक्रीजेस, कैपिटल इंक्रीजेस, ये नो इफेक्ट। तो सिंपल है, आपका कैपिटल कम होगी, सो इट इज ऑप्शन ए, कैपिटल डिक्रीजेस। देखो जो भी क्वेश्चन आ रहा है मैं साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ताकि एक तो हमें वो टॉपिक रिवाइज हो सके, दूसरा आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता हो कि हमें उसको कैसे टैकल करना है, कैसे हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है? अगला सवाल, इन अ जर्नल एंट्री व्हाट इज रिटन फर्स्ट। जब आप जर्नल एंट्री करते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो? तो ये कुछ ज़्यादा ही बेसिक क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर भी हम जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? आप डेट लिखते हो, फिर आप पर्टिकुलर लिखते हो, फिर आप LF लिखते हो, डेट मीन्स लेजर फोलियो, देन अमाउंट्स। अमाउंट दो बार अमाउंट्स आता है, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। तो सबसे पहला क्या आता है? आपका डेट आता है। सो अमाउंट, नरेशन, LF, डेट, इट इज डी, डेट इज द करेक्ट आंसर। व्हेन एन एसेट इंक्रीजेस द अकाउंट इज। जब आपका एसेट बढ़ता है तो अकाउंट क्या होता है? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? हमने ऊपर ही डिस्कस करा था कि एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो अगर वो बढ़ा है तो उसका क्या हुआ होगा? डेबिट ही हुआ होगा। So close credit debit. It is D, credit. अगला सवाल, गोइंग कंसर्न अवधारणा मानती है कि व्यवसाय। देखो गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का जिसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा। जब कोई भी इंसान एक बिजनेस चालू करता है, वो कभी भी ये सोच के नहीं करता है कि मैं 6 महीने बिजनेस करूंगा या मैं 1 साल बिजनेस करूंगा या 2-4 साल, नहीं। वो हमेशा ऐसा करता है कि ये चलता रहेगा कंटिन्यूअसली, जन्मों जन्मों से युगों युगों तक चलता रहेगा। ठीक है? तो जब हमारा ऐसा वो होता है तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं गोइंग कंसर्न। सो ये क्या है? ऑप्शन, विल रन फॉर 1 ईयर,
will close soon, will continue indefinitely. Yes, this is the correct answer कि अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। अगला सवाल, रोकड़ आधार लेखांकन मतलब कैश बेसिस अकाउंटिंग में हम इनकम को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इनकम को कब रिकॉर्ड करते हैं। सो ऑब्वियसली आपके दो टाइप की अकाउंटिंग होती है, एक तो कैश बेसिस एंड अनदर इज अक्रूवल बेसिस। तो कैश बेसिस पे जब कैश आएगा या कैश जाएगा तभी आप रिकॉर्ड करोगे, पर अक्रूवल में क्या करते हो, एज एंड व्हेन अक्रूड, एज एंड व्हेन अक्रूड। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सपेंस है वो ड्यू हो गए, सपोज आपका रेंट है, आपको रेंट पे करना है 10,000 रुपीज़ का, हर महीने का रेंट जाता है, दिसंबर का रेंट ड्यू होगा पर आपने पे नहीं करा, तो पर आप इसको आपको बुक करना पड़ेगा, इधर आपने पे करा है या नहीं, पर वो खर्चा अगर उस साल से बिलोंग करता है तो वो आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बिल इज मेड कैश में थे हम, ऑर्डर इज रिसीव्ड कैश इज रिसीव्ड या गुड्स डिस्पैच। तो अभी क्या पड़ा, कैश में तभी रिकॉर्ड करते हैं जब कैश रिसीव होता है। सो ऑप्शन नंबर सी 17th का। 18th, बिल पेबल एट साइट इज ड्यू फॉर पेमेंट व्हेन। बिल एट साइट एक बिल्स पेबल का टर्म होता है कि जब आप बिल को देखोगे वो तभी ड्यू हो जाएगा, जैसे ही आपने बिल देखा तो वो तभी ड्यू हो जाता है। तो वो कब होता है, इमीडिएटली ऑन प्रेजेंटेशन, जैसे ही आप प्रेजेंट करते हैं, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 90 डेज या आफ्टर 30 डेज। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इमीडिएटली ऑन प्रेजेंटेशन, जैसे ही आप इसको प्रेजेंट करोगे वो बिल आपका ड्यू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स। कस्टमर्स कौन होते हैं आपके, जिनको आपने सेल करी होती है, तो सेल्स उन्होंने गुड्स वापस करे तो वो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। एक होती है परचेज रिटर्न, मतलब हमने अगर कुछ वापस करा हो, तो सेल्स रिटर्न क्या है कि हमने कुछ बेचा था उसने हमें वापस कर दिया। सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन विच बुक। कैश डिस्काउंट को हम कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज और जर्नल प्रॉपर। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, आप कैश बुक, कैश डिस्काउंट है, कैश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं आप उनको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम का भी क्वेश्चन है। मंथली रेंट, एम्प्लॉय सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर कोई आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा करवाया जिसका बेनिफिट ओवर द पीरियड मिलने वाला है। सो मैंने ऊपर भी अभी डिस्कस करा था रिवेन्यू नेचर के और डेफर्ड रिवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। डेफर्ड रिवेन्यू कौन से होते हैं, जिनका आपको बेनिफिट लंबे समय तक मिलने वाला है, एक से ज़्यादा समय के लिए आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और जो ऊपर वाले जितने भी खर्चे हैं वो क्या है, आपको हर महीने करने हैं, हर साल करने हैं। पर जो ये वाला खर्चा है ये ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट ओवर द पीरियड आपको मिलने वाला है। सो ऑप्शन नंबर डी। बैंक रिकन्सिलिएशन क्यों बनाया जाता है। बैंक रिकन्सिलिएशन हमेशा इसलिए बनाया जाता है कि जो हमारी कैश बुक में और बैंक की पासबुक में डिफरेंस हो वो क्यों आ रहे हैं, उनको क्या करने के लिए, टैली करने के लिए हम क्या करते हैं, बीआरएस का स्टेटमेंट बनाते हैं। ओके, सो बीआरएस कैलकुलेट टैक्स नहीं, कैलकुलेट स्टॉक नहीं, टू फाइंड रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश एंड पासबुक। यस एग्जैक्टली, हम ये देखते हैं कि इनके डिफरेंस का रीज़न क्या है, किस वजह से इसमें इतना फ़र्क आ रहा है, तो इसलिए हम कैश बुक बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अगर ऐसा आ रहा है तो पासबुक में बैलेंस उसका क्या होगा। आपने चेक इशू कर दिया, मतलब आपकी जो कैश बुक थी उसमें बैंक के कॉलम में आपने माइनस दिखा दिया कि भाई हमारा क्या है, क्या चेक इशू हो गया, लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं करा, मतलब बैंक वालों ने क्या करा है, कुछ नहीं करा, उसका माइनस का इफेक्ट नहीं दिया। इसका मतलब माइनस का इफेक्ट नहीं दिया तो पासबुक में क्या होगा, बैलेंस ज़्यादा होगा। सो दैट इज़ मोर देन, पासबुक का बैलेंस मोर देन होगा कैश बुक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड डेट्स आर डेबिटेड टू विच अकाउंट। बैड डेट्स को किस अकाउंट में डेबिट करते हो। देखो बैड डेट्स मतलब ऐसे हमारे
ग्राहक जिन्होंने हमसे सामान खरीदा था पर अब वो हमारा पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, तो हम उनको बैड डेट्स कर देते हैं कि अब ये पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो ये किस अकाउंट से आप डेबिट करोगे? इसको हम प्रॉफिट लॉस में डेबिट करते हैं, डेटर्स में डेबिट करते हैं, कैपिटल में, या फिर कैश अकाउंट में हम इसका बैलेंस डेबिट करते हैं। सो इट इज़ P&L। आप इसकी क्या एंट्री करते हो? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये एंट्री होती है। उसके बाद क्या करते हो आप? P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, मतलब इस अकाउंट को ले जाके P&L में कर देते हो। P&L में डेबिट करने का मतलब क्या हुआ कि आपने उसका खर्चा बुक कर लिया, ठीक है। अगला सवाल, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन द अमाउंट ईच ईयर इज। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक मशीनरी की कॉस्ट थी 1,00,000 रुपये, आपको 10 साल तक डेप्रीसिएशन बुक करना है 10 ईयर्स के लिए, तो एक साल का डेप्रीसिएशन क्या होगा? 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज़ 10,000। तो हर साल 10-10 हज़ार रुपये आप डेप्रीसिएशन बुक करोगे। इसका मतलब क्या है कि हर साल आपका डेप्रीसिएशन सेम रहेगा, इंक्रीजिंग नहीं, कांस्टेंट। आपका क्या रहता है? डेप्रीसिएशन कांस्टेंट रहता है हर साल। ओके, सो गाइस अभी हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। बाकी के बचे हुए 25 क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस करिए। मैं पूरी PDF अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।